हे ट्रेडर्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SMC ट्रेडिंग इनसाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो किसी भी ट्रेडर के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट डायनामिक्स, बेसिक टू एडवांस्ड कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, how to identify a valid change of character, how to avoid common trading traps। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की दुनिया में डाइव करते हैं। स्वागत है ट्रेडर्स। आइए मार्केट स्ट्रक्चर के सामान्य व्यवहार को समझते हैं। बाजार में प्राइस की चाल को मुख्य रूप से दो प्रमुख कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक ट्रेंडिंग फेज, इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है। दो कंसोलिडेशन फेज, इसे रेंजिंग या चौपी मार्केट भी कहा जाता है, जहां प्राइस किसी स्पष्ट दिशा में न जाकर एक सीमित दायरे में चलती रहती है। इसे एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह समझें, जहां मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन चरण के बीच घूमता रहता है। इस चक्र को समझना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए बहुत जरूरी है। अब इसे और विस्तार से समझते हैं। जब आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट्स खोलते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपको सोचना चाहिए वह यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेटिंग फेज में है। एक ठोस समझ हासिल करने के लिए आइए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का एक बुनियादी परिचय लेते हैं और फिर एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। एक मार्केट स्ट्रक्चर पर विचार करें जो एक आदर्श अपट्रेंड को दर्शाता है। मैं इसे आदर्श इसलिए कहता हूं क्योंकि मार्केट में ऐसा अपट्रेंड ढूंढना दुर्लभ है जो इस पैटर्न को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाए। आमतौर पर प्राइसेस इतनी सरलता से व्यवहार नहीं करती हैं। फिर भी अपट्रेंड को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए पहले इस आदर्श संरचना को देखें, उसके बाद एक अधिक वास्तविक अपट्रेंड संरचना पर चर्चा करें जो अक्सर मार्केट में देखने को मिलती है। एक अपट्रेंड में प्राइसेस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाती हैं। आमतौर पर प्राइस पिछले हाइस को तोड़ते हुए ऊपर बढ़ती है और लोस को बनाए रखती है। अपट्रेंड तब समाप्त होता है जब प्राइस किसी प्रमुख लो को डाउनसाइड में तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अपट्रेंड बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राइस इस प्रमुख लो को न तोड़े। जब भी प्राइस किसी प्रमुख हाई को अपसाइड में तोड़ती है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS कहा जाता है और इससे जुड़ा एक डिमांड जोन बनता है। वैलिड मेजर हाइस और लोज की सही पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या कॉन्टिन्यूएशन के संकेतों को पहचानने में मदद करता है। अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की सही पहचान नहीं की जाती तो गलत साइड पर ट्रेडिंग करने और मार्केट ट्रैप्स में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट्स एक बेयरिश सिनारियो पर भी लागू होते हैं। एक डाउन ट्रेंड में प्राइसेस लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस की एक श्रृंखला बनाती हैं। इस स्थिति में प्राइस आमतौर पर पिछले लोज को तोड़ने की प्रवृत्ति रखती है जबकि हाइस को बनाए रखती है। अब आइए रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर के विवरण में गहराई से जाएं। यह एक रियलिस्टिक अपट्रेंड स्ट्रक्चर को दर्शाता है जिसे मार्केट में अधिकतर देखा जाता है। अब एक ऐसे सिनारियो पर विचार करें जहां प्राइस पिछले हाइस को अपसाइड में तोड़ती है। इस पॉइंट पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वैलिड मेजर हाइस और लोस की पहचान हम कैसे करें? समाधान के लिए अगर हम स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड को देखें तो दिखता है कि प्राइस ऊपर गई और फिर रिट्रेस करना शुरू किया। जब प्राइस किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचकर रिट्रेसमेंट शुरू करती है तो उस सबसे ऊंचे पॉइंट को मेजर हाई कहते हैं। इसी तरह
जिस बुलिश वेव ने प्राइस को ऊपर ले जाना शुरू किया और एक नया हाई बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS बनाया, उसके सबसे निचले पॉइंट को मेजर लो कहा जाता है। ये 2 पॉइंट मेजर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनके बीच बनने वाली हर स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर प्राइस मेजर हाई को अपसाइड में तोड़ती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS बनाती है, तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। लेकिन अगर प्राइस मेजर लो के नीचे गिरती है, तो इसे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मानना चाहिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की सीमा के भीतर जो इंटरनल प्राइस एक्शन होता है, वह ज्यादा मायने नहीं रखता जब तक कि प्राइस हाल ही के मेजर लो से ऊपर बनी रहती है। जब तक यह स्थिति बनी रहती है, हम मार्केट को बुलिश स्टेट में मानते हैं। अब जब हमने हाल ही के मेजर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की पहचान कर ली है, तो ये स्ट्रक्चर्स मौजूदा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और करंट ट्रेडिंग रेंज को परिभाषित करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्राइस अब रिट्रेसमेंट फेज में प्रवेश कर चुकी है और एक श्रृंखला में इंटरनल स्ट्रक्चर्स बना रही है, खास तौर पर बेयरिश स्ट्रक्चर। इसके बाद जब प्राइस बुलिश इंटरनल रियलाइनमेंट बनाती है, तो यह हाल का मेजर हाई तोड़कर ऊपर चली जाती है और एक नया मेजर हाई और मेजर लो बनाती है। नया बना मेजर लो वास्तव में वह इंटरनल लो होता है जो एक्सट्रीम स्तर पर स्थित होता है। इसे मेजर लो इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आखिरी लो है जो प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट शुरू करने से पहले बना था, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS हुआ। आप सोच सकते हैं कि हम इस लो स्ट्रक्चर को मेजर लो क्यों नहीं मानते। इसका कारण यह है कि एक्सट्रीम पर स्थित लो ही वह अंतिम और सबसे निचला बिंदु होता है जहां से प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया। यह लो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह की लो है जिसने अपवर्ड मूवमेंट को ट्रिगर किया और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS हुआ। अब चलते हैं बेयरिश सिनारियो की ओर, जो बिल्कुल बुलिश सिनारियो की तरह ही होता है। मेजर हाई वह होता है जहां से बेयरिश वेव शुरू होती है, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS बनता है। इसके अलावा हमारे पास एक मेजर लो होता है जो BOS के बाद प्राइस का सबसे निचला पॉइंट होता है। ये 2 स्ट्रक्चर्स मेजर हाई और मेजर लो हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि इनके बीच बनने वाली हर स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर प्राइस मेजर लो को डाउनसाइड में तोड़ती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS बनाती है, तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर प्राइस मेजर हाई के ऊपर चली जाती है, तो इसे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मानना चाहिए। सीधे शब्दों में, जब तक प्राइस हाल के मेजर हाई से नीचे रहती है, तब तक मार्केट बेयरिश माना जाता है और इंटरनल प्राइस एक्शन ज्यादा मायने नहीं रखता। जब प्राइस ऊपर गई और रिट्रेसमेंट हुआ, तो इसने ट्रेडिंग रेंज में कई इंटरनल हाईज और लोज बनाए। लेकिन बाद में प्राइस फिर नीचे आई और मेजर लो को तोड़ दिया। अब जो इंटरनल हाई सबसे ऊंचे एक्सट्रीम पर था, वह नया मेजर हाई बन जाता है, क्योंकि वहीं से प्राइस ने तेजी से नीचे गिरना शुरू किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS हुआ। इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गई और एक नया मेजर लो बना। इसके बाद कई इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनने के बाद प्राइस ने अपनी डाउनवर्ड मोमेंटम जारी रखी और लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती रही। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। आपने शायद इसे कई ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स, मार्केट स्ट्रक्चर वीडियोस और ट्रेडिंग हैंडबुक्स में देखा होगा। उदाहरण के लिए, एक बुलिश स्ट्रक्चर को आम तौर पर इस तरह परिभाषित किया जाता है कि जब प्राइस किसी हाई को अपसाइड में तोड़ती है। लेकिन वास्तव में एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS को पहचानने के लिए कुछ खास रूल्स और की पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब चलिए उन की पॉइंट्स और रूल्स के विशेष विवरण पर चर्चा करते हैं।
एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस तब होता है जब प्राइस हाल के हायर हाई को कैंडल के बॉडी के साथ तोड़कर क्लोज करती है। यह तब भी वैलिड होता है अगर प्राइस तुरंत डाउनवर्ड मूव कर जाए स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद। इस स्थिति में प्राइस एक नया मेजर लो और मेजर हाई बनाती है और एक नई ट्रेडिंग रेंज स्थापित करती है। अगर इसके बाद प्राइस इस नए बने मेजर लो को डाउनसाइड में तोड़ती है तो यह एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। यह बदलाव संकेत देता है कि अब प्राइस बुलिश नहीं रही, जिससे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। हालांकि अगर प्राइस रीसेंट हायर हाई को एक लंबी शैडो या विक के साथ तोड़ती है, लेकिन कैंडल का बॉडी तुरंत हाई के रेंज के नीचे क्लोज कर जाता है और अगली कैंडल की विक पहली कैंडल की विक से ऊपर नहीं जाती, तो इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में हम इस लो को केवल एक इंटरनल स्ट्रक्चर मानेंगे जो हमारी ट्रेडिंग रेंज के अंदर बना है। अगर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल या एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानना है तो हमें प्राइस के अपर इंटरनल को तोड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें प्राइस के उस मेजर लो को तोड़ने का इंतजार करना चाहिए जो एक्सट्रीम पर स्थित है। अब चलिए बेयरिश सिनारियो को संक्षेप में समझते हैं, जो मूल रूप से बुलिश सिनारियो जैसा ही होता है। एक बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस तब माना जाएगा जब प्राइस हाल के लोअर लो को कैंडल के बॉडी के साथ तोड़कर क्लोज करे। अगर प्राइस नए बने मेजर हाई को अपसाइड में तोड़ देती है तो इसे एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल माना जाएगा, जो दर्शाता है कि सेलर्स ने कंट्रोल खो दिया है। इसके विपरीत अगर प्राइस हाल के लोअर लो को एक लंबी शैडो या विक के साथ तोड़ती है, लेकिन कैंडल का बॉडी तुरंत लो के रेंज के ऊपर क्लोज कर जाता है और अगली कैंडल की शैडो पहली कैंडल की विक से नीचे नहीं जाती, तो इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। एक सही बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए कि प्राइस लो के रेंज के नीचे कैंडल के बॉडी के साथ क्लोज करे। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानने के लिए सबसे पहला कदम है जनरल मार्केट डायरेक्शन को निर्धारित करना, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। इसके बाद आपको अपने प्राइस चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करना होगा। बुलिश सिनारियो में कल्पना करें कि प्राइस लगातार वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बना रही है। यह लो और हाई हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स को दर्शाते हैं जो पहले वैलिड बुलिश बीओएस से जुड़े होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच बनने वाली कोई भी प्राइस एक्शन को इंटरनल स्ट्रक्चर माना जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर के पैटर्न्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, माइनर और मेजर। उदाहरण के लिए, जब भी प्राइस किसी इंटरनल लो को तोड़ती है तो इसे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेला माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव का पक्का संकेत नहीं होता। यहाँ हम एक कॉमन सिनारियो देख रहे हैं जो अक्सर मार्केट में होता है। कई नोवाइस ट्रेडर्स जो मार्केट स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वे इस माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट डायरेक्शन के रिवर्सल का संकेत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बुलिश फेज खत्म हो गया है और शॉर्ट जाने का यह सही समय है। अक्सर ये ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस इसी इंटरनल हाई के ऊपर रखते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत प्राइस थोड़े समय के लिए रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से ऊपर चली जाती है और अपनी बुलिश मूवमेंट को जारी रखती है। इससे उन ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली होती हैं। अक्सर वे यह समझ नहीं पाते कि उनका स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर हुआ और दुर्भाग्य से वे बार बार यही गलती दोहराते रहते हैं। यहाँ ट्रेडर्स ने एक क्रूशल पॉइंट मिस कर दिया। प्राइस ने इस मेजर लो को तोड़ा ही नहीं,
जिससे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो पाता। उन्हें तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी जब तक कि प्राइस ने लास्ट मेजर लो को डाउनसाइड में ब्रेक नहीं किया होता। उनका आइडेंटिफाइड चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड था क्योंकि प्राइस सिर्फ रिट्रेसमेंट फेज में थी और बाद में अपनी प्राइमरी डायरेक्शन में वापस चली गई। एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का संकेत पाने के लिए पेशेंटली वेट करना जरूरी है जब तक कि प्राइस लास्ट मेजर लो को तोड़कर उसके नीचे क्लोज न कर दे, वही लो जिससे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शुरू हुआ था। इसके अलावा बुलिश सिनारियो में चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी वैलिड माना जाएगा जब प्राइस लास्ट मेजर लो को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक और क्लोज करे। अगर प्राइस सिर्फ लॉन्ग विक या शैडो बनाकर हाई के रेंज में ही क्लोज कर जाती है तो यह चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड होगा और इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं माना जा सकता। यही कंसेप्ट बेयरिश सिनारियो पर भी लागू होता है। एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए जो हाई प्रोबेबिलिटी देता है, हमें चाहिए कि प्राइस रीसेंट मेजर हाई को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक और क्लोज करे। अगर सिर्फ शैडो या विक बनती है तो इसे एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। बस इतना ही ट्रेडर्स। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन करें।